जिन दिनों मेरी उम्र 12 बरस थी, पाशा भाई कॉलेज में पढ़ते थे। हम तब अपनी ज़मीनों के वस्त में बने घर में रहते थे। अलबत्ता पाशा भाई का ताल्लुक अपने गांव से बहुत कम रह गया था, क्योंकि वो शुरू से ही शहर में तालीम हासिल कर रहे थे। वो अभी कम उम्र थे जब ही वालिद साहब ने उनको शहर भिजवा दिया था। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक शहर के तालीमी इदारों में तालीम पाए, सिर्फ छुट्टियों में घर आते थे। मेरा ये भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दलेर था। ज़्यादा वक्त शहर में गुजारने की वजह से वो बिल्कुल शहरी बाबू लगता था। जिन दिनों वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे, वालिद साहब का अपने चाजाद भाई से ज़मीन के मामले में तनाज़ो हुआ, जिसमें 2 अफराद उनके मारे गए और हमारे भी 2 मुज़ारे कत्ल हुए। कुछ अरसे बाद दोनों तरफ से फरीक़ैन ने मुकदमात तो खारिज करवा दिए, मगर दिलों में रंजिशें बाकी रहीं। यूं दोनों घरानों के आपस में ताल्लुकात मुनक़ते थे और आना जाना मतरूक था। इस वाक़या का इल्म भाई पाशा को नहीं था। वो आसपास के लोगों को भी बहुत कम जानते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में घर आए तो शिकार का प्रोग्राम बनाया और बंदूक लेकर सुबह ही खेतों की तरफ निकल गए। इस बार वो अकेले परिंदों के शिकार को चले गए थे। ये गर्मियों के दिन थे। गंदुम की फसल कट चुकी थी, सारे खेत वीरान पड़े थे। शिकार क्या मिलता। शिकार की तलाश में चलते चलते प्यास लगी। करीब ही एक मकान नजर आया। अलिफादेर चले गए। ये सबाहत खान का मकान था, जो वालिद साहब के वही कज़िन थे जिनके साथ तनाज़ो चला था। पाशा भाई बेशक गांव के रस्म व रवाज से नाबलद थे। उनको बड़ी के झगड़ों से कोई दिलचस्पी न थी। हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द सबाहत खान की ज़मीनों की तरफ नहीं जाता था, मगर भाई आज इसी जानिब जा निकले थे। सामने उनको एक हवेली नज़र आ रही थी। पीछे ट्यूबवेल था। इस पर एक हौज़ बना था जिसमें पानी गिरता था। हौज़ के किनारे एक लड़की पानी में पैर डाले बैठी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसका हसन आंखों को चौंध कर देता था। मेरे भाई को इल्म नहीं था कि ये सबाहत खान की बेटी कुंदन थी। भाई की नज़र इस लड़की पर पड़ी तो पानी पीना भूल गए। वो उसे एक टुक देखे जा रहे थे, यहाँ तक कि कुंदन की भाई से निगाहें मिले तो वो शर्मा गए। भाई ने इसे सलाम किया तो इसने सवाल किया, क्या तुम साहिबदाद के बेटे हो? शहर में पढ़ते हो? मैंने तुम्हारे बारे सुना है, पाशा नाम है ना? हाँ, मैं वही हूँ। तुम अगर वही हो तो हमारे ट्यूबवेल पर क्या करने आए हो? तुम्हारे और हमारे खानदानों का तो आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे झगड़े से क्या? मैं तो उधर पानी पीने आया हूँ। मुझे प्यास लगी है लेकिन कोई बर्तन नहीं है, कैसे पानी पीऊँ? अपने हाथों की ओक बनाकर पी लो। ओक से पानी पीना मुझे नहीं आता। सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये जवाब सुनकर वो हंसने लगी, फिर अपनी हथेलियों को जोड़कर ओक बना दी और पानी पीकर दिखाया। पाशा ने भी वैसे ही किया, लेकिन ट्यूबवेल से गिरते तेज पानी से इसके कपड़े भीग गए, जिस पर कुंदन हंसते हंसते लूटपोट हो गई। इसकी ये अदा मेरे भाई के दिल में खूब गई। यूं पहली ही मुलाकात में इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मेरे बड़े भाई का ये रोज़ाना का मामूल हो गया कि वो छोटी बंदूक कंधे पर लटका लेते और सबाहत खान के ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते, जहां दोपहर को ये दोनों चुपके से मिल लेते थे। जब मुझे गांव की एक लड़की ने ये बात बताई तो पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस होने लगी। उनकी मुलाकातों का इल्म अगर दोनों घरानों में से किसी को हो गया तो उनकी खैर नहीं, दुश्मनी तो अलग बात। दोनों के ख़ानदान इंतहाई क़दामत पसंद थे। हमारे यहाँ गांव में तो लड़कों को भी इतनी आज़ादी नहीं थी वो किसी गैर लड़की की तरफ देखें, लेकिन ये दोनों नाअक़बत अंदेश अपने अंजाम से ही बेपरवाह हो गए थे। मेरे भाई की हालत ये थी कि उनको घर में एक पिल भी छीन नहीं आता था। गर्मियों में खेत खाली होते थे और कुंदन का घर भी उनकी ज़मीनों के बीच था, लिहाजा उनको मुलाकात में कुछ मुश्किल पेश नहीं आती थी। एक दिन मैंने खुद बड़े भाई को कुंदन से खेतों में बातें करते देख लिया। छोटी बहन होने के बावजूदान को समझाया कि भैया तुम इस लड़की से बातें न किया करो, वो हमारे वालिद के दाशमन की बेटी है। आखिर आपको इससे मील जोल रखने की क्या ज़रूरत है? भाई बोले, छोटी तो चुप रह तो बड़ी अक्लमंद हो गई है। मैं चुप नहीं रह सकती बड़े भैया, जबकि जानती हूँ कि कुंदन हमारे घराने की बहू बनकर नहीं आ सकती। अगर दुश्मनी की बात न भी होती तब भी ये रिश्ता मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपकी मम्मी आलिया से हो चुकी है। वो हमारे चा की बेटी है और ये पत्थर पर लकीर है।
बड़े भाई ने मेरी बात सुनी तो इनका चेहरा गहरी सोच से संभला गया। इस बात का कुंदन को इल्म था, फिर भी वो अपने कदम रोक नहीं पा रही थी। इसके बाद मैंने एक रोज़ बड़े भाई को वालिदा से ये कहते सुना कि मैं आलिया से मंगनी पर खुश नहीं हूँ क्योंकि ये मंगनी मेरे बचपन में की गई थी। वालिदा ने जवाब देने की बजाय कानों को हाथ लगा दिए। मतलब कि मंगनी तोड़ने का अब सोचना भी नहीं, और कहा किसी के सामने आइंदा ये बात ना करना। भाई को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगे, आखिर ये कौन सा तरीका है कि औलाद से पूछे बगैर उसकी मर्जी जाने बना रिश्ता तय किया जाए। अब बड़े भैया चाहते थे कि किसी सूरत आलिया से मनमी खत्म हो जाए। दिल में बगावत अलिफा बे रही थी। उनका मन करता कि सारे खानदान से टकरा जाएं। वो बहुत उलझे हुए और परेशान रहने लगे। तभी एक रोज मैंने उनसे कहा, बड़े भैया, इस तरह परेशान रहने से तो आप कुछ भी हासिल ना कर सकोगे। मैं बड़े भैया के सामने हाथ जोड़कर बात करती थी, मबादा गुस्सा करें, और वालिद साहिब का भी डर था कि कहीं उनके कानों भनक ना पड़ जाए। भैया भी इस अमल को बखूबी समझते थे, लिहाजा वो मेरी बात सान कर खामोश रहते। देखते देखते भाई बेजान रखने लगे। अब बहुत मजबूर से नजर आते थे। हैन जान चुकी थी कि कुंदन को जहन से निकालना उनके बस की बात ना रही थी। हमा वक्त इसी के बारे सोचते रहते। छुट्टियां खत्म हो रही थीं, तभी वो एक रोज सबाहत की जमीनों की तरफ गए और कुंदन से मिले। कहा कि शायद मैं तुमको हासिल ना कर पाऊं, लिहाजा तुम मेरा इंतजार मत करना। इम्तिहान देने के बाद मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चला जाऊंगा। भाई की बात सुन कर वो बहुत रोए। वो बहुत दिल गिरफ्तार और उदास थी। बड़े भाई शहर चले गए। उन्होंने इम्तिहान दिया और जब घर लौटे तो उम्मी जान से इस बारे आखिरी बार बात की। उम्मी ने उनको बावर कराया कि तुम भूल रहे हो। रवायत के मुताबिक ये मुमकिन नहीं कि जहाँ दाशमनी चल रही हो वहाँ से लड़की का रिश्ता तलब किया जाए और ख़ानदान की लड़की से देरीना मंगनी को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा हम सब की तबाही का बाइस होगा। अलमजादो बारा ये बात सोचना भी नहीं। मायूस होकर बड़े भाई ने सर झुका लिया और वालिदा से रकम लेकर शहर चले गए। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। वहां जाकर उन्होंने बिल्कुल ही चाप साध ली और एक बार वालिदा को फ़ोन के बाद दोबारा बात ना की। 3 साल तक घर वालों से सरसरी राबता रखा। इम्तिहानात के बाद वो किसी और जगह चले गए। किसी को कुछ ना बताया कि कहाँ और क्यों जा रहे हैं। 4 साल तक इनका कुछ पता ना चला कि वो कहाँ और किस हाल में है। उन्होंने सोचा होगा कि घर और वतन से दावर जाकर वो जब एक नई दुनिया में चले जाएंगे तो कुंदन को भूल जाएंगे। इसी सबब खादी जाने कहाँ कहाँ की खाक छानी और वतन ना लूटे। भाई को गए चौथा साल था जब एक दिन वालिद ने बताया कि सबाहत खान से उनकी सुलह के लिए बातचीत हो रही है, जिसके बाद दोनों खानदानों में कशीदगी खत्म हो जाएगी। ये बात खुशकुन थी क्योंकि हम सब दाया करते थे कि सुलह होता कि आइंदा खून खराबे की नौबत ना आए। सुलह हो गई। तय पाया कि इस सुलह को मजबूत करने के लिए सबाहत खान की बेटी कुंदन की शादी मेरे छोटे भाई बख्त पाशा से होगी। बड़े भाई तो जाने कहाँ रुपोश हो गए। अब हम लोगों की तमाम खुशियां छोटे भाई से वाबस्ता हो गई थीं। यूं कुंदन जिसकी खातिर बड़े भट्टा ने बनबास लिया था, इसकी शादी बख्त पाशा से हो गई। यह सुलह की खातिर फैसला हुआ था और बरादरी की मौजूदगी में मर्दों में हो गया। वालिदा इस मामले बारे कुछ न बोल सकती थी। शायद यही तकदीर में लिखा था। कुंदन हमारे घर में बहू बनकर आ गई और अब हमारे घर उनकी इज्जत और मेरी भाभी थी। इसने न जाने कितनी दाएं की थीं कि वो हमारे घर की बहू बने। खुदा ने इसकी दाएं सुआन ले, लेकिन जिसकी दाल्हन बना चाहती थी इसकी ना बन सकी। बड़े भाई अगर राब्ते में होते या वतन में मौजूद होते तब शायद उनकी ही मुराद बर आती, मगर वो तोला पत्ता थे और ये उनकी गलती थी। कुंदन पर खुदा जाने क्या बीती होगी, मगर वो मजबूर थी कि इसके वालिद एक सख्त गिरबाप थे। वो उनके सामने मुंह नहीं खोल सकती थी। मैं जानती थी अपनी भाभी का आके, लेकिन मैं भी एक मजबूर लड़की थी। मेरे सीने में एक राज दफन था। इस राज को किसी के आगे इफ्शा करने का मुझे हौसला न था। जबकि एक बड़े दाशमन से सुलह होने का मामला तय हुआ था। माँ भी इसी सबब से चाप रही। छोटे भाई की शादी के 7 बरस बाद बड़े भैया ने हमसे राब्ता किया। हम सब बहुत खुश हुए कि वो खैरियत से और जिंदा सलामत हैं। यह ख़त उन्होंने सऊदी अरबिया से लिखा था, जहाँ वो उम्रे के वीज़े पर गए थे।
घर वालों ने फौर अगर अबतहा करके इसरार किया कि घर ए जाओ, तब वो वतन को रवाना हो गए। दिल में तरह तरह के ख्यालात समाये हुए थे। तमाम रास्ता सोचते आए कि खुदा करे कुंदन की शादी ना हुई हो। गिरचा ये नामुमकिन बात थी और उनकी मंगेतर आलिया अभी तक गैर शादीशुदा थी। भट्टा ने यह सोच लिया था कि अगर कुंदन की शादी हो चुकी होगी तो वो उनके इलाका की तरफ न जाएंगे। उन्हीं ख्यालात में गुम घर पहुंचे। पूरा खानदान इस्तकबाल को पुरजोश और बेकरार था। हर आंख नम थी, मैं खुद भी रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे जो उनको मुद्दत बाद देखने से बह निकले थे। जब वो सबसे गिले मिल चुके तो वालिदा पाशा को हाथ पकड़कर कमरे में ले आए, कहा कि अपनी भाभी से सब्र और तहम्मुल के साथ मिलना। ऐसा हमने मजबूर किया क्योंकि ये रिश्ता किए बगैर सबाहत खान से दाशमनी ख़त्म नहीं हो सकती थी। पाशा बहुत खुशियत के साथ अपनी भाभी के स्वागत को उसके कमरे में वालिदा के हमरा गए, मगर चेहरे पर नज़र पड़ते ही उनके दिल की मौत वाक़ई हो गई। जैसे ज़लज़ला आकर सभी कुछ खंडर बना गया। ऐसे इनकी राह में धमाका हुआ कि जिसकी आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। वो जहाँ खड़े थे वहीं झूल गए। वालिदा थाम न लेती तो गिर पड़ते। मैं और उम्मी उनको उनके कमरे में ले गए। वो बिस्तर पर लेट गए और अपना बाजू आंखों पर रख लिया। अम्मी से कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद करती जाइए, मैं सोना चाहता हूँ। वो यकीनन अपने आंसू छुपा रहे थे कि जिनकी वजह से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वालिदा को भी मालूम था कि उनके बेटे पर कौन सी क़यामत गुजर गई है, लिहाजा उन्होंने पाशा भाई से कोई कलाम नहीं किया। कुंदन ने मेरे बड़े भाई को देखकर नज़रें झकीली थी। 2 दिन भैया अपने कमरे में रहे। तबीयत की खराबी तो एक बहाना थी। बिलाखिर सब घर वाले खैरियत दरियाफ्त करने उनके कमरे में गए। अब घर वालों ने उनको घेर लिया। सभी की ज़बान पर यही एक सवाल था कि सच बताओ, घर से क्यों और किससे नाराज़ होकर गए थे। ये ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब भाई के पास नहीं था। बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैंने किसी की खातिर दानिया की खाक नहीं छानी। अब तक मैं यही सोच रही थी कि काश बड़े भाई इस तरह घर छोड़कर न जाते तो शायद वालिदा को शश करके उनका रिश्ता कुंदन से करवाते के वालिदा को उनकी खुशी प्यारी थी और दुश्मन से सुलह आलिया से मन्नी ख़त्म करने का बहाना बन सकती थी। अब घर में रहना पाशा भाई के लिए किसी अजाब से कम न था। बरसों बाद घर लूट कर आना, मगर माँ की रियाजत फीकी पड़ गई कि वो यहाँ मुद्दत बाद आकर भी खुशी का मुंह न देख सके। बेशक कुंदन भाभी भी ऐसे ही अजाब में गिरफ्तार थी, मगर वो तो सुलह के बदले आई थी। वो औरत थी जिसको अपने जज्बात छुपाने की तरबियत बचपन से मिली थी। माँ ने इसरार किया कि अब बड़े बेटे का घर बस जाना चाहिए। मंगेतर को अभी तक उनका इंतज़ार था। भला इस बेचारी का क्या कसूर था। वालिद चचा खास तौर पर ची बेटी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। माँ ने पाशा भाई से कहा, बेटा अब तुम किस सोच में हो? अपने चचा और मंगेतर पर रहम करो। इस फर्ज को अदा होने दो ताकि हम तीर इस हरस जाने की तैयारियां करें। बड़े भैया शादी ना करना चाहते थे। वो तवाब यहाँ रहना ही ना चाहते थे, मगर माँ के इन सोहे ने मजबूर किया। अब किया जाने देहाती माहौल और देहात के बाशिंदे कैसे होते हैं। बहरहाल भैया बोले, ठीक है माँ, तुम अपनी खुशी पूरी करो। मेरे सर पर सहरा बांध लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मुझे वापस जाना ही है। फिर मुझसे शिकायत मत करना, मुझे बद्दुआ भी मत देना। बेटा कौन सी ममता होगी जो अपने लख्त जिगर को बद्दुआ देगी। तुम एक बार अपनी मंगेतर को दुल्हन बन लो। बेशक इसके बाद जहाँ चाहो चले जाना। कम अज कम वो कनवारी से ब्याही तो कहलाएगी। तेरा चचा सुकून से तो मर सकेगा। बड़े भैया ने वालिदैन की खुशी के लिए उनके मजबूर करने पर सेहर अब बांध लिया और आलिया मेरी भाभी बनकर आ गई। क्या बताओ है कि वो इस दिन कितनी खुश थी जिस रोज दाल्हन बनी थी। इस खुशी से उनके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। बाज लोग बड़ी मुद्दत तक खुशियों का इंतज़ार करते हैं, मगर ये खुशियाँ आर्जी होती हैं। बहुत थोड़े अरसे के लिए उनकी खुशी के फूल खुलते हैं और फिर दिल की कलियां मुरझा जाती हैं। ऐसे ही नसीब हमारी आलिया भाभी के थे। वैसे के बाद बड़े भैया ने अपना बैग तैयार किया और किसी को भी खुदा हाफिज कहे बगैर चले गए और वो आज तक वापस नहीं लूटे। 30 बरस गुजर गए। कौन जाने हमारी आलिया भाभी ने ये मुद्दत, ये पहाड़ से साल, कितनी सदियां समझकर गुजारे हैं।
یہ تو انہی کا دل جانتا ہے کہ جن کو اب سبھی نصیبوں جلی کہتے ہیں۔